हिमिका बचपन से बहुत आलसी थी। उसकी माँ उससे कह कह कर थक जाती, बेटी कुछ हुनर सीख ले, ससुराल में ऐसे गुजारा नहीं होगा। लेकिन मजाल भला जो उसके कानों पर जूं रेंग जाए। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके अंदर से आलस नहीं निकला। हिमिका की सास सविता बोली, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। दिन चढ़ गया है और वह अभी सोकर भी नहीं उठी। अरे ज्ञान, अब तू ही उसे जगा। हिमिका उठो, अब तो उठ जाओ। देखो 9 बज गए हैं। माँ ने घर का सारा काम निपटा लिया है और तुम सो रही हो। ज्ञान, मुझे सोने दो ना। माँ से बोलो वो भी सो जाएं। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। पर इतनी प्यारी नींद दोबारा नहीं आएगी। ओ महारानी, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। कल को मैं मर गई तो तुम्हारी माँ नहीं आएगी यहाँ काम करने के लिए। हिमिका उठी और आंखें मलती हुई बाहर आकर बैठ गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि मेरा खाना पैक कर दो। सब्जी कटेगी, बनेगी, आटा गूंधेगा तब रोटी बनेगी। कितना झंझट है। इससे अच्छा तो यही है कि आप खाना वहीं खा लेना। ठीक है, मैं तो वहीं खा लूंगा और तुम पूरे दिन बेड पर लेटी रहना। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का, कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के जाने के बाद हिमिका उठती, इधर उधर देखती कि उसकी सास घर में है या नहीं। अगर सविता बाहर चली जाती तो वह रसोई में जाकर देखती कि सासू माँ ने खाने में क्या बनाया है, और जो कुछ बना होता उसे खाकर वह फिर से लेट जाती। अरे बहू, अब उठकर नहा तो लो, या वो भी मैं ही नहलाऊं? क्या माँ जी, आप तो ना खुद आराम करती हो और ना ही मुझे करने देती हो। मेरा जब मन होगा नहा लूंगी। हाँ, इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हिमिका, 2 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे साथ वालों के सबके बच्चे हो गए। चलो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। आप भी किस झंझट में पड़ना चाहते हैं ज्ञान? पहले इलाज कराओ, फिर 9 महीने बच्चा पेट में रखो और फिर उसके बाद उसके इतने सारे काम। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इतना काम। इससे अच्छा तो एक बच्चा गोद ले लो। हिमिका, अब तो हद हो गई। तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? एक औरत का जीवन माँ बनने से पूरा होता है और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ज्ञान और सविता दोनों आपस में बात कर रहे थे। सविता कह रही थी, ज्ञान, बहू इतनी आलसी है, पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए तेरे बड़े भाई के पास चली जाऊं। मैं ना रहूंगी तो तब जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप चली जाओ। सविता अपने बड़े बेटे के घर चली गई। अब हिमिका को चिंता होने लगी। वह सोचने लगी, अब काम कौन करेगा? सुबह की चाय, नाश्ता, ज्ञान का लंच, झाड़ू पोछा, बर्तन। हे भगवान, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा। अगले दिन अब तो माँ भी चली गई, कम से कम अब तो उठ जाओ और खाना बना लो। उई माँ, मैं मर गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं कैसे उठूं? ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। लेकिन देखो, तुम अपने लिए खाना जरूर बना लेना। ज्ञान बिना खाए ही चला गया। ओ ये, अब मैं मजे से लेटी रहूंगी। अब तो बुढ़िया भी नहीं रही काय काय करने के लिए। लेकिन मुझे भी भूख लगी है। लेकिन बनाने का झंझट कौन करे? एक काम करती हूँ, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर देती हूँ। न बनाने का झंझट और न बर्तन धोने का। वाह, मज़ा आ जाएगा। हिमिका ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और खाकर मज़े से लेट गई। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। हिमिका कभी कुछ बहाने लगाकर लेटी रहती और ज्ञान भूखा ही चला जाता। वह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती और खा पीकर पूरे दिन आराम फरमाती। क्या बात है हिमिका, मुझे घर में कुछ खाने का सामान दिखाई नहीं देता। आखिर तुम खाती क्या हो? क्या खाती हूँ? दलिया खिचड़ी बनाकर खा लेती हूँ। माँ जी क्या गई, मुझे तो बीमारियों ने पकड़ लिया। लगता है ज्ञान, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी मैं। ज्ञान उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। अक्सर शाम के समय दोनों के लिए खाना वही बना देता था। ऑफिस में ज्ञान को परेशान देख उसके दोस्त विजय ने कहा, क्या हुआ ज्ञान, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कुछ खाती पीती नहीं है, पूरे दिन बस ऐसे ही लेटी रहती है। ओह, मेरा भाई डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। तुम भाभी को लेकर वहाँ चले जाओ। आज काम ज्यादा है, कल छुट्टी करूंगा और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अरे काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम अपनी फाइल मुझे दे दो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तुम अभी चले जाओ। ज्ञान घर पहुंचा तो देखा कि ज़ोमैटो वाला उसके घर की तरफ ही जा रहा था। वह छिपकर देखने लगा। ओह, तो ये बात है।
मैडम ऑनलाइन खाना मंगाती हैं, इसलिए इसका घर में खाना नहीं बनता। और ये तो मुझे बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। वह कुछ देर रुककर घर गया। तब तक हिमिका खाकर खाली डिब्बा कूड़े में फेंक चुकी थी। ज्ञान को देखकर वह चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, आप इस समय और यहाँ? हिमिका, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। तुम्हारा चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। अरे नहीं ज्ञान, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हॉस्पिटल तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकता। ज्ञान विजय से बात करके उसके भाई के साथ उसकी पोल पट्टी खोलने की प्लानिंग कर चुका था। ज्ञान की जिद के कारण हिमिका को हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। खाना पीना भी छोड़ दिया है इसने। मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनके सारे टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी ज्ञान जी, आपकी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है और वो हमें ऑपरेशन करके जल्दी से जल्दी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। हिमिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो बुरी तरह डर गई। नर्स, पेशेंट को जल्दी अंदर लेकर चलो, फौरन किडनी निकालनी होगी। नहीं ज्ञान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो घर चलो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। नहीं हिमिका, तुम डरो मत, बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैम जल्दी चलिए, 1 मिनट की देर भी आपकी जान ले सकती है। मेरा यकीन करो ज्ञान, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखो मेरा चेहरा देखो, क्या मैं बीमार लगती हूँ? हिमिका, तुम पूरे दिन भूखी प्यासी लेटी रहती हो। तुम्हें हमेशा दर्द, उल्टी और ना जाने क्या क्या होता रहता है। नर्स हिमिका को पकड़कर अंदर ले जाने लगी। ज्ञान, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं तो ये सब काम ना करने के बहाने बनाती थी। मुझे कोई दर्द, कोई उल्टी नहीं हुई। ये सब मैंने काम से बचने के लिए ड्रामा किया था। मुझे घर वापस ले चलो। देखो, ये सब तुम ऑपरेशन से बचने के लिए कह रही हो, झूठ बोल रही हो ना तुम। नहीं ज्ञान, आपकी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे पापा की कसम, माता रानी की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम खाना क्यों नहीं बनाती थी? मुझे माफ कर दो, मैं खाना ऑनलाइन मंगा लेती थी। अब तो किडनी निकाली लो डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका आलस तभी निकलेगा। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी, समय से पहले सारे काम करूंगी। लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे माफ कर दो ज्ञान। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और अब घर चलो और बढ़िया सी चिकन बिरयानी बनाओ। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया यार। चलो। ठीक है, घर चलो, मैं बनाती हूँ। और इस तरह ज्ञान ने अपनी आलसी पत्नी की अकल ठिकाने लगाई। हरी और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। रेनू ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। हरी बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। रेनू, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में रेनू को 5 बेटियां हो गईं। एक दिन हरी बोला, रेनू, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। रेनू हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये सेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। रेनू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन हरी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह रेनू और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहां से चला गया। रेनू सिसकती रही। पीहू बोली, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? नैनी ने कहा, मम्मी, पापा गंदे हैं, उन्होंने आपको रुलाया। मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम पांचों मेरी हिम्मत हो,
अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर, खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। रेनू को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। हरी लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और लड़की से शादी कर ली है। रसोई के डिब्बों से आटा, दाल, चावल सब खत्म होने लगा। पीहू बोली, मम्मी भूख लगी है। रेनू परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? रेनू के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं किधर जाऊं। नैनी बाहर से भागती हुई आई और बोली, मम्मी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर सड़क पर भंडारा हो रहा है, चलो सब भर पेट खाना खाएंगे। क्या सच में? जब रेनू अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। रेनू बोली, भैया थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो, रात से भूखी हैं। अरे थोड़ी देर पहले आ गई होती तो भरपेट भोजन मिलता, मगर अब तो सब खत्म हो गया है। भैया ये खीर का भगोना ही पोंछ कर दे दो, छोटी बच्चियों का तो इसी में पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये भगोने तुम ही पोंछ कर साफ कर दो तो तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारे भगोने साफ हो जाएंगे। रेनू ने भगोने पोंछकर लड़कियों को खाने को दे दिए और भगोने साफ कर दिए। भूख तो नहीं मिटी, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही खत्म हो गया। रेनू सोचने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये सोचते सोचते रेनू आगे निकल गई। ऐसी अवस्था में देख कुछ लोगों ने उसे भिखारी समझ पैसे पकड़ा दिए। रेनू रोने लगी और कहने लगी, आज हमारे कैसे दिन आ गए कि लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। पीहू बोली, मम्मी वो देखो, उधर जो बिल्डिंग बन रही है, उधर एक औरत मलबा ढो रही है, चलो वहाँ काम पूछते हैं। अरे हाँ पीहू, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया। चलो तो जरा, मैं जाकर पूछती हूँ। उसने वहां जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? काम? तुम कैसे काम करोगे? तुम्हारे साथ ये 5 लड़कियां जो हैं। मालिक मैं काम करूंगी, मेरी बेटियां बस वहां दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब वह पूरे दिन मलबा ढोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। नैनी बोली, मम्मी आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती होगी ना? अरे ये क्या बातें बना रही हो दोनों? रेनू ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ हाँ, इस फ्लैट की मालकिन बहुत अमीर हैं, उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रेनू जल्दी जल्दी वहां से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जब वह गाड़ी से उतरी तो रेनू उसे देखती ही रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ रेनू? रेनू ने हैरानी से उसे देखकर कहा, पल्लवी? पल्लवी बोली, ये सब क्या है और तू इस हाल में? तेरे सर पर तसला और हाथ में फावड़ा, यकीन नहीं हो रहा। तूने तो हरी से शादी कर ली थी ना? पल्लवी मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वे दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी पल्लवी। हरी ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 5 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है पल्लवी। हाँ रेनू, स्कूल खत्म होते ही राहुल से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। लेकिन रेनू, तू तो स्कूल टाइम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना? फिर ऐसा छोटा काम क्यों? पल्लवी, जिंदगी इतनी रफ्तार से बीती कि मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। अब मैंने याद दिला दिया है ना, ये सब छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नहीं पल्लवी, इतना आसान नहीं है। खिलाने के लिए रोटी नहीं है तो पार्लर क्या खाक खोलूंगी? मैं दूंगी पैसे रेनू, बस तू अपना पार्लर खोल।
ये मजदूरी करने से तेरी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन तेरे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रही, जब तुम्हारा काम अच्छा चल निकले तो लौटा देना। रेनू ने बहुत सोचा और हाँ कर दी। रेनू ने पल्लवी की मदद से अपना पार्लर खोल लिया। शुरू के दिनों में मोहल्ले की औरतें उसके पार्लर पर आने से कतराती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया। फिर उसका काम देखकर उसके पास सभी औरतें और लड़कियां आने लगीं। करवा चौथ पर तो इतनी भीड़ हो गई कि उसे मदद के लिए और कई लड़कियां रखनी पड़ी। अब वह बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करा दिया। एक दिन रेनू कुछ पैसे लेकर पल्लवी के पास पहुंची और उससे कहा, पल्लवी, तूने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या के लिए सोचने लगी थी। पल्लवी बोली, ऐसे नहीं बोलते रेनू, हिम्मत है तो सब है। तो रेनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। पल्लवी ने पैसे रख लिए। जब रेनू घर पहुंची तो उसे वहां हरी बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? रेनू, मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो लड़की मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो रेनू, माफ कर दो। रेनू बोली, तुम्हें बेटे की चाहत थी, 5 बेटियों के बाप हो, ये सुनने में शर्म आती थी, लेकिन मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनेंगी वो कि मेरा नाम बेटे से भी ज्यादा रोशन करे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन 5 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। हरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और रेनू ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।